हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे और जो बच्चा नहीं कर रहे हैं वे ये बेटा जान लो कि आज से आपके पास टोटल 60 डेज ही बचे हुए हैं, जिसमें से कुछ दिवाली और बाकी चीज़ों में निकल जाएंगे। मतलब आप फाइनली अपनी प्रिपरेशन के लिए लगभग 50 दिन ही समझिए, तो उसे पूरा करना है। इतने कम दिनों में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों के ऊपर हम लोग आज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। विशेष या विस्तृत चर्चा करने वाले हैं हम। जिन भी विद्यार्थियों को कोहलबर्ग से संबंधित पूरे नंबर चाहिए तो पूरा वीडियो देखेंगे, और अगर 30 में से 30 नंबर चाहिए आपको पेडागोजी में या यूँ कहें कि सीडीपी में, तो जितनी क्लासेस मैं कर रहा हूँ वो सारी देखिए और अच्छे से देखिए, प्रॉपर देखिए, है ना। ये मेरा वादा है, 100% का प्रॉमिस है आपसे कि आप मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको परीक्षा के बाद रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि बेटा ये जो क्लास है ना, आप चाहे बीएड कर रहे हों, चाहे आप डीएलएड कर रहे हों सेमेस्टर में हों, या टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस कुछ भी कर रहे हों, इन सभी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल एक लाइन में अगर हम बोलें तो जहाँ भी पेडागोजी आती है वहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो कोहलबर्ग ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये नहीं आता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, मेरे बच्चा स्वभाव में रहा है शुरू से ही, हम पेपर से इधर उधर की बातचीत करेंगे नहीं। अलग विषय है कि आपको कितना पसंद आएगा वीडियो, ये मैटर भी नहीं करता है। अच्छे विद्यार्थियों को हमेशा क्वालिटी समझ में आ जाती है। कोई नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, विकास की बात सब करते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में हम लोगों ने कई बार तथ्य पढ़ा कि बालक का भौतिक विकास मतलब शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। उसी में एक आता है हमारा नैतिक विकास, है ना। एक लाइन मुझसे छूट गई जिसको हम लोग मानसिक या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसके संबंध में पियाजे और वाइगोस्की ने बहुत ठीक से चर्चा करी थी, जिसके दोनों लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों को सीक्वेंसली और बाकी के लेक्चर्स देखने हैं तो वो स्पेशल पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके बच्चा देखेंगे। शुरू करते हैं मेरे मोरल डेवलपमेंट को, जिसको कहा जाता है नैतिक विकास। बच्चों में विकास का एक पक्ष होता है नैतिक विकास। तो एक्चुअली ये नैतिक विकास क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा बचपन याद हो अपना, या घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसमें देखिएगा कि मोरल साइंस का बुक सिलेबस में इंक्लूड है, और जहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ या स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं जिसके लास्ट में उनका मोरल लिखा होता है ना, और कि कहानी से आपने क्या सीखा। ठीक है, और पढ़ने के दौरान, उन कहानियों को सीखने के दौरान हमारे अंदर अलग अलग लेवल की मोरालिटी डेवलप होती है। तो समझते हैं वो क्या चीज़ होती है। देखिए, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे बालक सामाजिक नियमों, कानून व संस्कृति को जानता है। हमारे आसपास यह बच्चा जिस समाज में जन्मा होता है वहाँ के अपने कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, संस्कृति होगी, उनके बीच रह करके उनको सीखना, व्यवहार में लाना एक प्रकार का नैतिक विकास है। जिन बच्चों में नैतिकता नहीं होती तो मतलब साफ है कि वो संस्कृति व सामाजिक नियमों व कानूनों के द्वारा पोषित नहीं किए गए होते हैं या कम हद तक इंटरेक्ट हुए होते हैं उनसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, साथ ही बालक सही और गलत के मध्य विभेद करने में सक्षम हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि जीवन में कई स्तर पर हमें सही और गलत के मध्य विभेद करना होता है, चुनाव करना होता है। इसमें हमारे जो मोरालिटी होती है वो हमारी मदद कर रही होती है। ठीक है, और मोरालिटी को बेस मान करके ही हम सही और गलत के साथ जाते भी हैं। तो यही होता है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, ये जो मोरल डेवलपमेंट है इसको कुछ चीज़ें होंगी जो प्रभावित करेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत ज़्यादा मैटर को बच्चा लिखता नहीं हूँ, आप अगर सुनेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या कहा
कि मोरल डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो देखिए, संज्ञान तो करता ही करता है, मानसिक शक्तियाँ तो करती ही करती हैं, साथ में एनवायरनमेंट की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो जो जिस परिवेश में रहेगा उसके अंदर नैतिक विकास उसी स्तर के होते रहते हैं, क्योंकि नैतिकता का जो विकास होगा वो जन्म में से ही या जन्म के पूर्व से नहीं होता, वो समाज में रह करके ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे होंगे, इस बच्चे के पेरेंट्स और उसके आसपास के अंकल आंटी जो उनके नेबर्स हैं, उन सबको उसने करते हुए अथवा कहते हुए देखा है कि घर में जो कुछ भी कूड़ा इकट्ठा होगा उसे डस्टबिन तक पहुंचाना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। आप देख रहे हैं ना कि ये बच्चा घर के बंधे हुए कूड़े को बाहर आके डस्टबिन में बंद करने का काम कर रहा है। क्लियर है ना? तो ये उसका एक मोरल एस्पेक्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग केले के छिलके, बचपन में कहानियां सुनी थी ना कि बताया जाता है कि केले के छिलके को कभी भी रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, रोड से हटा देना चाहिए। उसका कारण है कि जब भी कोई गाड़ी वाला उससे गुजरेगा अथवा कोई पैदल वहाँ से गुजरेगा तो उसका पैर या गाड़ी का पहिया उसके ऊपर आएगा तो स्लिप कर जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा गहरी चोट लग जाए। ठीक है, वो सीखने के बाद भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते। केला उठाया, छिलका निकाला, जहाँ खड़े हैं जैसी स्थिति में वहीं उठा के फेंक दिया। डस्टबिन है उनके आसपास लेकिन उसे सर्च आउट करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। ठीक है, तो ये सब किसकी कहानियाँ हैं? मोरल डेवलपमेंट की हैं, नैतिक विकास की हैं। चलिए, नैतिक विकास के संबंध में पियाजे ने अपने 2 सिद्धांत पहले ही बता दिए थे, लेकिन पियाजे के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद कोहलबर्ग ने कुछ मॉडिफाई किया और उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर प्रयोग करे। प्रयोग के आधार पर उन्होंने नैतिकता के कुछ आधार बना दिए, उनको क्लासिफाइड कर दिया। देखिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों में नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई। ठीक है, ये हैं भाई साहब लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग ने बच्चों को कई कहानियां सुनाई जिनमें जो कैरेक्टर था या पात्र था वो नैतिक दुविधा में रहा, मोरल डिलेमा में रहा। ठीक है, यह लघु कथाएं एवं साक्षात्कार इनके सिद्धांतों का क्या बन गए? आधार बन गए। कई बार उन्होंने प्रश्न किया है कि कोहलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या करी उसका आधार क्या है या निम्न में से क्या आधार है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है शॉर्ट स्टोरीज ही लिखा हो, लघु कथाएं ही लिखा हो, है ना, या फिर इंटरव्यूज या साक्षात्कार लिखा हो सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये डिलेमा क्या होता है। यार डिलेमा, देखो भाई डिलेमा क्या है, मोरल डिलेमा क्या होता है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको कुछ समझ आ रहा? मैंने कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए आपके अंदर डिलेमा का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए इसलिए हमने तस्वीरें की यूज़ करी। इस पिक्चर में देखिएगा कि एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है और वो 2 राहों पर खड़ा है, राइट और रॉन्ग। उससे चिंतन कर रहा है कि वो राइट वे जाएगा या फिर रॉन्ग वे जाएगा। ठीक, अब देखिएगा डिलेमा क्या है। नैतिक दुविधा उस जटिल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें किन्हीं 2 वस्तुओं में किसी एक का चुनाव करना हो। आप समझ रहे ना? हमारे आसपास पड़ोस में जब कोई ऐसी घटना घटी होती है कि कोई राम नरेश मोहिनी के साथ रहना चाहते हैं और माता जी उनके बीच में आ जाती हैं और कहती हैं कि या तो तू मोहिनी के साथ रह ले और या फिर मेरे साथ रह ले। बच्चा कोई भी मोहिनी अगर सुन रहा हो तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, महज एक काल्पनिक नाम है। चलिए छोड़िए ना, मैंने नाम ले लिया कल्लो। ठीक है, तो कल्लो के साथ रहना चाहता। अब उस लड़के की स्थिति तो ये है कि दोनों में से वो दोनों के साथ रहना चाहता है। कल्लो को भी नहीं जाने देना चाहता क्योंकि उनसे प्यार करता है, प्रेम करता है, और माँ को तो ऑलरेडी प्यार कर रहा था, जन्मा है उनसे, तो उन्हें भी नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब स्थितियाँ उसके सामने ये आ गई कि दोनों में से किसी एक का चुनाव तो उसे करना ही होगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहाँ आता है? मोरल डिलेमा में आता है। क्लियर है ना? करियर को लेकर के भी कई बार इस तरीके की दुविधा होती है, शादी होने के लेकर के कई बार ऐसी दुविधा होती है, जीवन में अलग अलग स्थितियों में कई बार दुविधा होती है। कई बार हमारे घर में कोई बीमार हो रहा होता है ना,
उसके कंडीशन में ये होता है कि यार इनको किस हॉस्पिटल ले जाया जाए कि हमारा डिसीजन ठीक होगा। क्लियर है ना? हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं वो कितना बेस्ट है। तो ये नैतिक दुविधा कहलाती है, बनती है। अंततः होता क्या है कि व्यक्ति खुद को असमंजस में पाता है, डाउट में पाता है, तय नहीं कर पा रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। आशा है कि डिलेमा वर्ड समझ में आ गया होगा, नैतिक दुविधा क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। हम सभी के जीवन में इस तरीके के कई बार धर्म संकट आते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण वस्तुओं में से किसी एक को चुनना होता है। ठीक है ना? प्रकृति दोनों तो नहीं देगी आपको। चलिए, उम्मीद है कि मोरल डिलेमा सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चा ज़्यादा यार क्या कह सकते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, पूरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखा, तो मेरा ये वादा है कि आपसे कुछ मिस नहीं होगा, मज़े आ जाएंगे। ठीक है? आइए लास्ट में अभी इससे पहले का जो लेक्चर हुआ था, आई थिंक उस पर 6 से 7 हज़ार व्यूज़ हैं कोहलबर्ग में। आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और पढ़ा। समझिएगा इसको। इनकी विद्यार्थी थी एक कैरोल गिल्गिन, इनको एज ए असिस्टेंट भी माना जाता है या जूनियर साइंटिस्ट भी इनको कहते हैं। इनका एक आरोप था कोहलबर्ग के ऊपर कि उन्होंने अपनी नैतिकता का जो वो वर्गीकरण कर रहे थे, सिद्धांत बता रहे थे, उसमें उन्होंने नारीवादी नैतिकता को अनदेखा कर दिया। फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो था इसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है? उनका आरोप इसलिए भी था क्योंकि कोहलबर्ग ने जो भी शॉर्ट स्टोरीज सुनाई वो बॉयज़ को बताई। बॉयज़ के जो भी तर्क थे उनको ही उन्होंने आधार माना और नैतिकता के सिद्धांत को क्रिएट कर दिया, बना दिया, गढ़ दिया। समझ रहे ना? तो उनका मानना ये था, कैरोल गिल्गिन का क्या मानना था कि देखिए, लड़का और लड़की दोनों ही सेक्सुअली उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी हद तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मिलते हैं। इस वजह से उनके थिंकिंग प्रोसेस में भी काफ़ी हद तक अंतर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, उनका मानना था कि एक बार लड़कियों के साथ भी इसके प्रयोग कर लेने चाहिए थे, ताकि कम से कम ये समझने का मौका मिलता कि ऐसी लघु कथाओं के मामलों में लड़कियां क्या सोचती। अच्छा, कैरोल गिल्गिन चूंकि एक स्त्री थी, इस वजह से उनका एक और मानना था कि कैरोल गिल्गिन का तर्क है कि लड़कियां रिश्तों और जिम्मेदारियों के प्रति भावनाओं के आधार पर नैतिक व्यवहार करती हैं। ठीक है ना? मतलब कह सकते हो कि इनर साइड व्यू होता उनका, वो बहुत अंदर से चीज़ों को या किसी का वेलकम या संबंधों की व्यवस्था या गहराई को ध्यान में रखती हैं और इन चीज़ों के लिए काफ़ी वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है? ये कैरोल गिल्गिन का तर्क था। देखिए बच्चा, सीटेट जनवरी 2024 में इस पर क्वेश्चन भी आया। ये मत समझिएगा कि जनवरी 2024 में ही क्वेश्चन आया, इससे पहले भी आ चुका है, फिर कभी आएगा, हो सकता है फिर तुमको देखने को मिल जाए दिसंबर में, है ना? लेकिन है क्या, क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिया है ताकि आप इन चीज़ों को समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। जो उन्हें क्रिटिसाइज करी उनकी थ्योरी को, उन्होंने सिर्फ उनका तर्क ये था कि नैतिकता में नारीवादी दृष्टिकोण नहीं देखने को मिला। ये उनका तर्क था। ठीक है? आइए समझते हैं। मोरल डिलेमा के बाद उत्पन्न होता है मोरल रीजनिंग, जहां पर मैंने क्या कहा था कि एक लड़का था, कोई भी नाम रख सकते हो, काल्पनिक, है ना? कल्लो नामक अपनी प्रेमिका के साथ रहने को तय करता है या फिर कल्लो को छोड़ करके अपनी माँ के साथ जाना चाहता है। ये है उसका नैतिक तर्कना। तो दुविधा वाली स्थिति में सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन शामिल होता है उसे नैतिक तर्कना कहते हैं, और व्यक्ति किसी न किसी फाइनल डिसीजन में पहुंच चुका होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके डिसीजन में मानसिक शक्तियों का उपयोग सर्वाधिक होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से जितना मजबूत होगा उसके डिसीजन उतने ही स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे, और माना जाता है कि काफ़ी हद तक शुद्ध भी होंगे। बात समझ में आ रही ना? तो ये मोरल रीजनिंग हो जाता है। मतलब यार कुछ भी कहो, मेंटल पावर का कुछ बात ही अलग है, मेंटल एबिलिटी की कुछ बात ही अलग है। कॉग्निशन हर किसी को अपना बेहतर करना चाहिए। वो साइकोलॉजी ने बहुत सारे पर्सपेक्ट में इन चीज़ों को बताया भी है। आइए समझते हैं। एक चीज़ और रहेगी बेटा
एक चीज़ रह गई, चलिए मैंने मिस कर दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया है। मोरल डिलेमा जो था इसको हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर कहा है, ये देखिएगा कि जो कोहलबर्ग हैं नैतिक सिद्धांत की विवेचना करने के दौरान उन्होंने बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज सुनाई थी और उनका इंटरव्यू लिया था, मतलब उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि उनमें से एक शॉर्ट स्टोरी ऐसी थी जो बड़ी फेमस हो गई थी, ठीक है। उस कहानी को सुन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कहानी परीक्षा में बहुत आती है। यूरोप की, रेडी हो ना कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल मस्ती में सुनो यार, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है पढ़ाई के लो करके, ठीक है। यूरोप की एक महिला बहुत बीमार हो जाती है, इतनी कि लगभग मृत्यु के बहुत करीब हो। उसके पति हिंज जो होते हैं वो एक नज़दीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराते हैं। एडमिशन के बाद जब डॉक्टर चेकअप करता है तो पाता है कि उनको एक रेयर डिसीज़ है जिसके लिए मार्केट में भी कोई दवा नहीं बनी है, और इस मेडिसिन को अभी हाल ही में एक ड्रगिस्ट ने खोजा हुआ है। अब उसका नाम उसने रेडियम रखा था, एक प्रकार का रेडियम रखा था। अगर वो दवा दे देगा तो फिर हिंज की पत्नी को बचाया जा सकता है। हिंज केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये दवा आप दे दो, ये दवा तो सिर्फ शहर में आप ही के पास है। ये बात केमिस्ट जानता भी है, इसलिए लागत कीमत से कई गुना, लगभग 10 गुना या उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा वसूलने की बात करता है, जो हिंज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंज तय करते हैं कि यार, अब देखो वो मोरल डिलेमा में आ जाते हैं हिंज और सोचते हैं कि या तो मैं चोरी कर लूं क्योंकि पैसा तो है नहीं, मैं इसे पे तो नहीं कर पाऊंगा, तो पत्नी बच सकती है, या फिर पत्नी को मर जाने दें और सामाजिक व्यवस्था या कानून को बनाए रखें, क्योंकि चोरी करने के बाद जो अपराध होगा उसके तहत मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मोरल डिलेमा के बाद हिंज नैतिक तर्कना के आधार पर ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है, चोरी करनी। और हिंज केमिस्ट की दुकान से वो रेडियम नामक का जो मेडिसिन था चुरा करके डॉक्टर को देते हैं, पत्नी की जान बचाते हैं। संवैधानिक रूप से हिंज को जेल हो जाती है। इस आधार पर कोहलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न किए कि क्या कोहलबर्ग को चोरी करनी चाहिए थी। बच्चों ने कुछ तर्क के आधार पर, अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पर उन्होंने जवाब दिए। अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या चोरी करना अपराध है? अगर है तो फिर हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पत्नी मर जाने देनी चाहिए थी। अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए उसने एक सामाजिक नियम को तोड़ दिया। तो कुछ बच्चों का कुछ इस तरह से भी तर्क था। उसी तर्क के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। और वो जो जो लेवल हैं वो टोटल 6 स्टेजेस में जाके टूट जाते हैं, समझ रहे ना। तो देखिएगा, पहला इनका जो था वो पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से इसको याद रखिएगा। इंग्लिश इसकी जान लेना ज़रूरी है, और इसकी जो एज ड्यूरेबिलिटी है वो आपकी 4 to 10 ईयर है, ठीक है। आते हैं स्टेज नंबर 1 में, कहा जाता है 2 पार्ट में टूट जाता है। देखिए, पूर्व परंपरागत जो स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, लेवल है, इसमें ये कहा जाता है कि बच्चों में जो नैतिक भाव होते हैं वे माता पिता के द्वारा दिए गए होते हैं और पूर्ण रूप से परिशुद्ध होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता, कोई उनकी भूमिका नहीं होती, और बहुत ही शुद्ध व निरपेक्ष रूप से माता पिता या अन्य बड़ों के द्वारा बताए गए नैतिक व्यवहारों को वो अपनाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब ये 2 स्टेजेज में टूटता है तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का मतलब हो जाता है कि बच्चा यहाँ पर 2 तरीके की
नैतिकता प्रदर्शित कर रहा है, एक ये कि उसे दंड दिए जाने की चिंता है। उसे पता है कि इस तरीके का अगर हम व्यवहार करेंगे या सामाजिक नियम तोड़ देंगे या माँ और पिता का कहना नहीं सुनेंगे या बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो वो सिंपल सी बात है अपराध से जुड़ जाएगा और इसके लिए मुझे दंडित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों में एक थॉट और भी चल रहा होता है जिसके लिए वो मोरल बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उन्हें ओबीडियंस ओरिएंटेशन होना है, मतलब आज्ञाकारिता की ओर रहना है। उनका मानना है कि हम आज्ञाकारी बने रहें, माँ और पिता के, टीचर्स के, पड़ोस के, है ना, हर कोई मुझे आज्ञाकारी बच्चा समझे। ठीक है, तो ये हो गया दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता की बात। के स्टेज नंबर 2 में क्या था, इसी में भाई देखिए 4 से 10 साल है ना, तो 4 से 6 साल 7 साल तक तो ये स्टेजेस बनी रहेंगी। ठीक है, ये डिफरेंसेस आते रहेंगे। स्टेज नंबर 2 में उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व और विनिमय, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे कुछ तैसा स्थिति या स्तर इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसको पर्सनल रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पर अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाता है ना, इंडिविजुअलाइज हो जाता है और उसको लगता है कि समाज में जो कुछ भी वो बराबरी का लेन देन होना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने के कारण वो एक्सचेंज में आ जाता है। उसका मानना है कि इस हाथ से दे उस हाथ से ले, मतलब आपने जैसा किया है उसका जवाब हम वैसे ही देंगे, टिट फॉर टैट करेंगे। ठीक है ना। और ये देखिएगा आपको शेकिंग हैंड का एक पिक्चर्स लगा रखा है मैंने, है ना, तो ये देखिए कि बराबरी का भाव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का सेकंड या लेवल का सेकंड स्टेज ये कहता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आते हैं सेकंड नंबर, परंपरागत नैतिकता का स्तर जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ये 10 से 13 साल होता है। समझ आया कितना, 10 से 13 साल। इस अवस्था में माता पिता द्वारा दिए गए ज्ञान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। भाई पहली वाली स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में माँ पिता और पड़ोस और अध्यापकों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया होता है उसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आता शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो सोशल सिनेरियो होगा वो पहले से बड़ा हो जाएगा और साथ में उसका अपना उसमें चिंतन शामिल हो जाएगा कि क्यों ऐसा है, सही है कि गलत है, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका, 10 to 13 ईयर्स में, इसलिए उसके अंदर गुड बॉय एंड गुड गर्ल होने की स्थिति है। आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि एक को A+ ग्रेड मिला हुआ है, दूसरे को भी A+ मिला हुआ है। रिपोर्ट कार्ड सबको दिखाते घूम रहे हैं, बताते घूम रहे हैं कि देखिएगा, और काफ़ी उल्लास के साथ कि देखिए मैं क्या हूँ, गुड बॉय हूँ अथवा गुड गर्ल हूँ, क्योंकि जो मैंने काम किया है वो इतना अच्छा, उसमें हमने इतना अचीव किया है कि मुझे इसके लिए पुरस्कृत किया गया, ये रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, स्टेज नंबर 2 में आएंगे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करी जाती है। इसमें बच्चे के अंदर वो भाव पैदा होते हैं या उन सामाजिक नियमों का ख्याल रखने का काम करता है जिनसे समाज चलता है। समाज में जो कानून व संस्कृति व्याप्त होती है उसके रख रखाव और उसका अनुपालन स्वयं और दूसरे भी करें, इसकी ओर वो अग्रसर होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर जो आपके कांस्टेबल है वो चीज़ों को समझा रहे हैं कि भैया रेड लाइट है अभी मत चलिएगा, येलो है आप रेडी हो जाइए, ग्रीन में आप निकल जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक लाइट्स का ज्ञान हो रहा है और आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी सामाजिक नियम तोड़े। ठीक है, क्योंकि हम अगर तोड़ेंगे तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए वो तोड़ देंगे फिर, है ना, इसलिए तो सामाजिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है, जो 13 ईयर्स प्लस होता है। इसमें क्या है समझेंगे इस चीज़ को हम लोग। इस अवस्था में जो वयस्क होता है चीज़ों की निर्धारित करना सीखकर उनके अनुसार काम करता है और उसको इस अवस्था में इससे पहले के स्टेज में जो उसकी अपनी सोच थी उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आ चुका होगा और वो अब अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीने की परमिशन दे रहा होगा, है ना। और साथ में समाज में अगर किसी प्रकार की अनैतिक घटना घटती है या कहीं पर मानवीय गुणों का या मानवीय मूल्यों का शोषण होता है उसे देखेगा तो जिसका वो विरोध करने लगेगा। ठीक है, आइए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता,
सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। आप पिक्चर देख रहे होंगे कि हमारे समाज में जब कोई घटना घटती है, आपने सुने होंगे रेप केस हो गए, मर्डर हो गया, और ऐसे व्यक्ति का हो गया जो बेचारा निर्दोष था, तो देखिए वो लोग भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं जो उसके करीबी नहीं थे। देख रहे ना, और ऐसे प्रोटेस्ट आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो ये कौन से वाले लोग हैं जिनका मानना है कि सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन इनके थॉट्स हैं, इनका बिहेवियर है, इनकी मोरालिटी है, क्योंकि इनको पता है कि आज अगर किसी निर्दोष को फांसा गया है या उसे फंसा दिया गया है तो कल मेरा भी नंबर हो सकता है, या इस घटना में जिसको भी लॉस हुआ है हो गया, अब वापस तो नहीं आएगा, बट अब आगे किसी और के साथ नहीं होने देना है, इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आई थिंक समझ आ गया ना। तो ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता की ओर वो अग्रसर हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज का कोई भी नियम टूटे। आइए समझते हैं। लेवल 2 हो गया है। अब देखिएगा स्टेज नंबर 2 में आ जाएंगे सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसमें जानते हो क्या है? आप सब समझते हो कि जब हम प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्ध होने की स्थिति में आते हैं या उत्तर प्रौढ़ावस्था में होते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जीवन से हमने बहुत कुछ सीख लिया होता है, तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होते हैं कि हर सामाजिक नियम व कानून तब तक ठीक है जब तक प्रजातंत्र स्थापित ना हो जाए, या यूँ समझिए कि जब तक किसी भी किशोर किशोरी के मानवीय गुणों का कहीं शोषण हो या शिकार हो या कम देखा जाए, ऐसी स्थिति के लिए ये लोग तैयार होते हैं। और इनका मानना होता है कि समाज में वही नियम ठीक हैं जिनमें मानवीय मूल्य सुरक्षित रहें। इस अवस्था में बालक का नैतिक व्यवहार उसके पूर्ण नियंत्रण में होगा, अतः स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। ठीक है, गांधी जी का तस्वीर मैंने लगाया है, आप इनसे सीख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो बेटा कोहल वर्ग से रिलेटेड जो फैक्ट था, उनकी जो मोरल डेवलपमेंट थी, उसको हमने कर दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो बेटा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं वे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कम से कम आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आसानी से। और जिन भी विद्यार्थियों को, ये देखिएगा पेडागोजी के नोट्स हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कई लोग जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं, उन्हें लगता है कि मैं कहाँ से नोट्स करूँ, कैसे पढूं, क्या करूँ, तो ये नोट्स आपके लिए ही हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे आकर के कांटेक्ट करेंगे, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता रखा गया है आपके लिए प्राइस, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ सीटेट में नहीं, आपके यूपीटेट या एस्टेट में जो भी आगे आप पेडागोजी की प्रिपरेशन करें उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, खुश रहिए, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच।